नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर केकेसी। तो आज हम बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी के बारे, ठीक है? तो कि भाई टॉक्सिकोलॉजी क्या है, ठीक है? किस तरह से होती है, क्या सिम्पटम्स होते हैं, इसमें किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले हम जनरली बात करें टॉक्सिकोलॉजी क्या है? देखो, टॉक्सिकोलॉजी यानी एक तरह से हो गई अपनी विष विज्ञान। विष विज्ञान नाम से पता चल रहा है, यानी विज्ञान की ऐसी शाखा या ये कहें कि फार्माकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे पादपों का, पदार्थों का या वे रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है? जिनको खाने से या अधिक मात्रा में खाने की वजह से या शरीर के अंदर जाने की वजह से, शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होता है? विष उत्पन्न होता है और वो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है? ये तो हो गए कि अंदर टॉक्सिसिटी कैसे पैदा हो रही है, विष कैसे पैदा हो रहा है। तो अब हम करते क्या है इसमें कि ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, चाहे वो पादप हो, चाहे कोई पदार्थ हो, ठीक है? वो दिखने में कैसा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है? उसके लक्षण क्या आते हैं, ठीक? शरीर पर उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और फिर उसका उपचार क्या है? इन सभी चीजों के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, वो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं अब हम विष विज्ञान के बारे में, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। देखो, सबसे पहले विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई औषधि या कोई भी रासायनिक पदार्थ है, चाहे वो पादप के रूप में है या कोई भी अन्य पदार्थ है, ठीक है? तो इसके कारण या इसकी अधिक मात्रा लेने के कारण, ठीक है? तो शरीर के ऊपर उसका क्या पड़ रहा है? विषाक्त प्रभाव पड़ रहा है। उसके कारण उसके कुछ लक्षण प्रकट हो रहे हैं शरीर के ऊपर, कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं, ठीक है? श्वसन लेने में कठिनाई है, चलने-फिरने में प्रॉब्लम है, लार का स्राव हो रहा है, खाना-पीना नहीं खा पा रहा है, ठीक है? दिखने में दिक्कत है। तो इस तरह के क्या है सिम्पटम्स आते हैं। तो अब हमें क्या करना है? उसका उपचार करना है, ठीक है? तो उपचार का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। विष विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि भाई किस तरह से विष विज्ञान मतलब कौन-कौन से इसके स्रोत हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ से जो जानवर है, उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी किस तरह का पदार्थ ग्रहण करने के कारण, ठीक है? चाहे वो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो अखाद्य पदार्थ है या फिर पेड़-पौधों में किसी तरह का छिड़काव हम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो पौधों के साथ जानवर के शरीर के अंदर जा रहा है, ठीक? और शरीर में अंदर जाने पर क्या कर रहा है वो? विषाक्त प्रभाव पैदा कर रहा है, ठीक है? चलिए, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, जो आर्सेनिक है, ये जो आर्सेनिक विषाक्तता है, ठीक है? किस तरह के जो पदार्थ हैं, उनको आने की वजह से या शरीर के अंदर जाने की वजह से पैदा होती है, ठीक है? देखो, धातु की जितनी भी धातुओं का निर्माण होता है, तो उन धातुओं के निर्माण करने वाली जो भट्टियां हैं, ठीक है? उनके आसपास के रंग के कारण, ठीक है? धातु की जो भट्टियां हैं, उनसे या उसके आसपास जो भी पेंट वगैरह किया जा रहा है, उसके कारण, ठीक है? दूसरा है रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, ठीक है? तो रोडेंटिसाइड्स यानी जो चूहे मारने वाली दवाएं हो गई, ठीक है? और कीटनाशक इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड यानी खरपतवार नाशक, ठीक है? तो इस तरह के जो पदार्थ हैं, उनके जानवर के शरीर के अंदर जाने पर किसकी विषाक्तता होती है? आर्सेनिक की विषाक्तता होती है, ठीक है? अब इस आर्सेनिक की विषाक्तता में मुख्य रूप से क्या चीज होती है? देखो, एक तो होती है श्वसन में कठिनाई। क्या होता है मुख्य रूप से? श्वसन में कठिनाई यहां पर आती है और मांसपेशियों में अकड़न या शरीर में अकड़न हो जाती है, अटैक्सिया, मांसपेशियों में अकड़न, ठीक है? अत्यधिक लार का स्राव होता है, ठीक है? इसके अलावा आंसू वगैरह आते हैं। तो ये सिम्पटम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें मुख्य रूप से कि भाई हमें उपचार में क्या देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो हम उपचार में काम लेते हैं,
एक तो लेते हैं बाल। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ब्रिटिश एंटी एंटी लेविस्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश एंटी लेविस्ट क्या है? ये एक प्रकार का एंटीडोट है, एक प्रकार की औषधि है, जिसको इसके उपचार में दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम? सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं। ठीक है, और चारकोल भी दे सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल भी यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आर्सेनिक की पॉइजनिंग में हम एंटीडोट के रूप में बाल का ब्रिटिश एंटीलेविस्ट का उपयोग करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं, और चारकोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकार की विषाक्तता है, ठीक है, लेड की विषाक्तता। लेड की विषाक्तता किस वजह से हो सकती है? औद्योगिक गंदगियों के कारण। ठीक है, जितने भी जो उद्योग उद्योग चल रहे हैं, उनसे जो भी अ, उनका जो पदार्थ निकलता है, जो क्या बोलते हैं उसको, अपशिष्ट निकलता है, उसके शरीर के अंदर जाने के कारण, या उन औद्योगिक गंदगी के आसपास जो भी घास वगैरह उग रही है, ठीक है, जैसे औद्योगिक गंदगी किसी नदी नाले में जा रही है, वहां पर कोई घास वगैरह उग रही है, उस उगी हुई घास को खाने की वजह से क्या होगा? लेड पॉइजनिंग हो जाती है। बैटरी या ग्रीस के खाने की वजह से, या जहां पर गाड़ियों का जो धुआं है ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, जहां से ज्यादा ट्रैफिक वगैरह निकलता है, और वहां की जो वनस्पति है उसको खाने की वजह से क्या होता है? लेड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से क्या है? सिम्टम क्या दिखाई देते हैं? ब्लाइंडनेस दिखाई देती है। जानवर में क्या है? अंधापन आ जाता है। इसके अलावा वही मांसपेशियों में अकड़न, अत्यधिक लार का स्राव होना, आंसुओं का आना, ठीक है, और ब्लाइंडनेस होगी तो उसकी वजह से क्या है कि जानवर बार बार पलकें झपकाता है। ठीक है, क्योंकि उसको दिखना तो बंद हो जाता है, तो वो आंखों को क्या करता है? बार बार ब्लिंक करता है। ठीक है, तो अब इसके उपचार में हम आगे बात करेंगे इन सभी के बारे में। एक जनरल बात कर लेते हैं कि इसके उपचार हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं एंटीडोट के रूप में, और कैल्शियम ईडीटीए का उपयोग करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से मरकरी की हम बात करें, तो मरकरी की विषाक्तता में हम मतलब किस वजह से हो सकती है? किसी भी रंग वगैरह कारण, या मरकरी के यौगिक, या फिर फंजीसाइड्स के खाने की वजह से, या इनसे जो फंजीसाइड्स हैं उनका कहीं उपयोग किया गया है। ठीक है, तो उस प्रकार के पदार्थों को खाने की वजह से, वनस्पति को खाने की वजह से, नाज को खाने की वजह से मरकरी की विषाक्तता हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? मुख्य रूप से मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, और दूसरा फिर हम कर लेते हैं बाल का भी उपयोग कर लेते हैं, ब्रिटिश एंटीलेविस्ट का भी उपयोग कर लेते हैं। सामान्यतः जो चारकोल है, या एक्टिवेटेड जो चारकोल है, और बाल है, ब्रिटिश एंटीलेविस्ट है, इनको हम किसी भी प्रकार की विषाक्तता में सामान्यतः यूज, यानी अधिकांश प्रकार की विषाक्तताओं में इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए जो बाल है, ठीक है, और चारकोल है, इनको यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जगह इनका उपयोग हम करते हैं, अधिकांश पॉइजनिंग में हम इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फॉस्फोरस पॉइजनिंग में। फॉस्फोरस पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है? रोडेंटिसाइड्स के खाने के कारण, बारूद के कारण, और जली हुई मिट्टी, जो ईंट भट्टे वगैरह होते हैं उनकी जली हुई मिट्टी है, उसको खाने की वजह से क्या हो जाता है? फास्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से हम जो काम लेते हैं, कॉपर सल्फेट का उपयोग किया
जाता है। ठीक है? इसी तरह से फ्लोराइड की हम बात करें तो फ्लोराइड जो पॉइजनिंग है, फ्लोराइड की जो विषाक्तता है, वो किसकी वजह से होती है? वही औद्योगिक इकाइयां, ईंट के भट्टे, कांच व स्टील के कारखानों की वजह से, मुख्य रूप से वही औद्योगिक गंदगी इसके अंतर्गत आ गई। ठीक है? अब यहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? मुख्य रूप से कैल्शियम लैक्टेट का हम इसकी उपचार में काम में लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रेट और नाइट्राइट की विषाक्तता में। नाइट्रेट और नाइट्राइट की विषाक्तता मुख्य रूप से देखिए, इसका जो कारण है वो क्या है? विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग खरपतवार की वजह से, ठीक है? और जो हर्बिसाइड्स हैं, ठीक? हर्बिसाइड्स जो मतलब एक तरह से खरपतवार को नाश करने वाली जो औषधियां हैं, उनके शरीर में अंदर जाने की वजह से। और जो पानी है, गहरे कुएं का जो पानी होता है, ठीक है? गहराई वाला, उस कुएं का या पानी पीने की वजह से क्या होता है? नाइट्रेट विषाक्तता हो जाती है। सामान्यतः नाइट्रेट विषाक्त नहीं होता है, लेकिन नाइट्रेट जो नाइट्राइट है, ये कैसा होता है? विषाक्त होता है। रूमन के अंदर जाने पर जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में चेंज हो जाता है और यही पॉइजनिंग करता है। ठीक है? अब इसकी वजह से होता क्या है शरीर के अंदर? कि भाई जब ये नाइट्राइट शरीर के अंदर जाता है तो जानवर को श्वास लेने में कठिनाई होती है। ठीक है? और दूसरा कि एनोरेक्सिया हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होगी, और अटैक्सिया हो जाता है, यानी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। ठीक। अब इसके उपचार में हम यहाँ पर काम में लेते हैं 1% मिथाइलिन ब्लू। 1% मिथाइलिन ब्लू काम में लिया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार की पॉइजनिंग होती हैं, जिनके स्रोत इस तरह से अलग अलग होते हैं, और इनकी विषाक्तता में हम इस तरह से इन पदार्थों को काम में लेते हैं। ठीक है? आर्सेनिक, लेड, मरकरी, फॉस्फोरस, फ्लोराइड और नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है? अब आगे बात करें हम कि और कौन-कौन सी जो टॉक्सिसिटी करने वाली चीज़ें होती हैं। देखिए, प्लांट्स कौन-कौन से होते हैं? प्लांट्सों में कौन-कौन से आ जाते हैं? पंचवटी के फूल आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंटाना कमारा, नेरियम इंडिकम, धतूरा यानी स्ट्रोमोनियम एब्रास्पिकेटोरियस, ठीक है? जिसे रत्ती के नाम से जाना जाता है। रेसिनस कम्युनिकस यानी अरंडी हो गया, सोरगम स्पीसीज जितनी भी ज्वार वगैरह हैं, ज्वार बाजरा, कनेर भी इसी के अंदर आ जाती, मेनली तो ज्वार वाली स्पीसीज आ गई, तो हम सोरगम स्पीसीज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? तो ज्वार की प्रजातियां, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? साइनाइड पाया जाता है। ठीक है? तो ये क्या है? टॉक्सिक प्लांट होते हैं। ठीक है? और ये नक्सभौमिका हो गया, स्ट्राइचेनस नक्सभौमिका, तो ये भी क्या करते हैं? पॉइजनस प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? पंचवटी फूल क्यों कह रहे हैं? कि आपने देखा होगा कि लाल, नीले, पीले से फूलों का एक गुच्छा सा लगता है पेड़ों में। ठीक है? तो वो क्या करता है कि इसको खाने की वजह से जानवरों में मुख्य रूप से हेपेटोटॉक्सिसिटी और फोटोसेंसिटाइजेशन की समस्या आ जाती है। ठीक है? तो जैसे कि भाई धूप में चढ़ते-चढ़ते जानवर जब इन प्लांट्स को खा लेते हैं, ठीक है? इसी तरह से पार्थेनियम होती है, कांग्रेस घास जिसे कहते हैं, ठीक? या गाजर घास के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इनको खाने की वजह से क्या है? फोटोसेंसिटाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी सूर्य की प्रकाश की किरणों के पड़ने के कारण शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। जगह-जगह गांठ-ऐसी या सूजन-सी आ जाती है, भदौरे से पड़ जाते हैं। ठीक? इसी तरह से नेरियम इंडिकम होता है, धतूरा, अब्रसप्रिकेटोरियस, ठीक है? रेसिनस कम्युनिकस। जैसे इनमें हम बात करें, इसमें क्या है? कौन-सा मतलब पदार्थ पाया जाता है? एब्रिन पाया जाता है, ठीक है? रेसिनस में राइसिन पाया जाता है, सोरगम में साइनाइड पाया जाता है। तो इस तरह से इनके क्या होते हैं? ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो जानवर के शरीर में जाने पर टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है? तो ये सभी क्या हो गए? विषैले पादप होते हैं, जिनकी वजह से जानवर में टॉक्सिसिटी होती है। इसी में हम बोल सकते हैं
पार्थेनियम, या क्या कहा जाता है इसको, गाजर घास, क्योंकि इसकी जो पत्तियों की बनावट होती है वो गाजर के पत्तियों के समान होती है। और पार्थेनियम को कांग्रेस ग्रास क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हर जगह पर पाई जाती है और मुख्य रूप से इसकी जो ग्रोथ होती है वो तेजी से होती है। क्योंकि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, जिस समय ये बाहर से गेहूं के साथ लाया गया प्लांट था ये, ठीक है, तो इसकी वृद्धि मतलब जहां कहीं भी उग जाता था बहुत तेजी से अपनी संख्या में ये वृद्धि करता था। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कांग्रेस घास कह देते हैं। अब देखिए और किस किस प्रकार की टॉक्सिसिटी हो सकती है। देखिए इंसेक्टिसाइड्स कौन कौन से होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स की हम बात करें, कीटनाशक की, डीडीटी, मेलाथियोन, अमीनोकार्ब, डेल्टामेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन, ये सब क्या है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, और हमने इनके बारे में बात की है कि इनकी वजह से क्या होती है, पॉइजनिंग होती है। ठीक, इसी तरह से हर्बिसाइड्स की बात करें तो हर्बिसाइड्स में कौन कौन सी है, वीडीसाइड्स की हम बात करें यानी खरपतवारनाशी की हम बात करें तो सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट होता है। ठीक है, रोडेंटिसाइड्स की हम बात करें, चूहे मारने वाली जो दवाओं में काम आता है, वारफेरिन, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, इसके अलावा फ्लोरो एसीटेट, रेड सिक्विल, ये सब क्या है, चूहे मारने की दवाओं में काम में लिए जाते हैं। इनकी वजह से पॉइजनिंग होती है। अब मान लो किसी जानवर के अंदर पॉइजनिंग हो गई, कोई भी विषैला प्लांट खा लिया या कोई औषधि खा ली, ठीक है, ज्यादा मात्रा में खा गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कि हमें किस तरह से ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले जो कोई भी पदार्थ वो खा रहा है, ठीक है, तो अब उस खाने वाले पदार्थ की वजह से उसको टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उस पदार्थ को उसके खाने में से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये काम कर दिया। दूसरा, यदि मान लो कोई चीज हमने बाहर किसी एलर्जी की वजह से हुई है, तो जानवर को नहलाना चाहिए या उसको धोना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भाई जो प्लांट खाया है या जो भी खाद्य अखाद्य वस्तु है या कोई रासायनिक पदार्थ है, जानवर ने खाया है, शरीर के अंदर गया है, ठीक है, और वो अवशोषित भी हो गया है, तो उसकी जो विषाक्तता है, ठीक है, उस पदार्थ को हमें क्या करना है, जब शरीर में अंदर अवशोषित हो गया तो उसको डाइल्यूट करना है, उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना है, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको पानी पिलाओ, ठीक है, या फिर उसके लिए नॉर्मल सैलाइन उसके लिए चढ़ाओ, जिससे कि उसका जो पॉइजनस इफेक्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, तो खाए हुए हो संभव हो तो खाया हुआ जो भी विषैला पदार्थ है उसको पेट में से या जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और उसको डाइल्यूट कर दिया हमने। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि जो भी औषधि है, उस औषधि को जो भी टॉक्सिक पदार्थ गया है, विषैला पदार्थ गया है, अब उसको कौन निष्क्रिय कर सकता है, यानी उससे क्रिया करके कोई ऐसा पदार्थ बना दे जो जानवर के लिए हानिकारक ना हो, यानी एंटीडोट का उपयोग कर। तो अवशोषित विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करना चाहिए और उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीडोट का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो खाने में से हम उसको हटाएंगे, जो कोई भी उसका खाना है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हुई है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यदि बाहर शरीर पर किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी आ रही है तो जानवर को नहला दिया, दुहला दिया। अब अंदर कोई खाना पीना गया है, संभव हो तो उसके पेट में से, जीआईटी में से जितना हो सके उस चारे को खाने को बाहर उल्टी के द्वारा, ठीक है, या फिर जो भी रूमेनोटोमी के द्वारा, ठीक है, या फिर नली वगैरह डाल करके हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें उसकी डाइल्यूशन करना है, ठीक है, जो उसका कंसंट्रेशन है विषैले पदार्थ की उसको कम करना है, उसके लिए हम आईवी लिक्विड वगैरह दे सकते हैं, नॉर्मल सैलाइन डीएनएस वगैरह हम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ उस जो विषैला पदार्थ है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसका एक विशेष एंटीडोट जो भी उसको निष्क्रिय करे,
उसका उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसी भी विषाक्त पदार्थ का। अब देखिए, जो विषाक्त पदार्थ हैं कौन कौन से होते हैं और इनके एंटीडोट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमें इनको याद रखना है। मेनली एक क्वेश्चन यहां से आने की संभावना पूर्णतया होती है। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। देखो, आर्सेनिक पॉइजनिंग की हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं। तो आर्सेनिक के लिए हम इसके उपचार में यानी आर्सेनिक की विषाक्तता होने पर हम किसका उपयोग करते हैं? बाल का, ब्रिटिश एंटी लेविस्ट का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं? उपयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की थी कि सोडियम थायोसल्फेट का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है लेड। लेड की विषाक्तता में हम किसका उपयोग करते हैं? ईडीटीए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड और मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। कॉपर की विषाक्तता होने पर किसका उपयोग कर रहे हैं हम? पाल का, अमोनियम मोलिब्डेनम का, ठीक है, और डी पेनिसिलामाइन का उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हम विटामिन सी का भी उपयोग करते हैं सहायक के रूप में। ठीक है, जो कि मतलब हेल्प करता है इसकी विषाक्तता को दूर करने। ठीक है, नेक्स्ट है साइनाइड की विषाक्तता। साइनाइड की विषाक्तता में किसका उपयोग किया जाता है? एमाइल नाइट्रेट का और सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, 1% सॉल्यूशन, ठीक, उपयोग में ले लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट याद रखें आप। नेक्स्ट है ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग में या फिर पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग में किसका उपयोग करते हैं हम? एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग करते हैं। और नाइट्रेट या बोले हम नाइट्राइट विषाक्तता, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? 1% मेथाइलिन ब्लू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट की विषाक्तता में कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग करते हैं। ऑक्जेलिक देखो, ऑक्जेलेट और ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, तो ऑक्जेलेट में हम किसका कर रहे हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग कर रहे हैं। और ऑक्जेलिक एसिड में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का उपयोग यहां पर हम करते हैं, जबकि ऑक्जेलेट में कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग कर रहे हैं। लवण विषाक्तता यानी NaCl की पॉइजनिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यूरिया की विषाक्तता में है एसिटिक एसिड का उपयोग हम करते हैं। विनेगर का उपयोग करते हैं, साथ में ठंडा पानी भी पिलाया जाता है। जितना जानवर पी सकता है उतना ठंडा पानी जानवर को पिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी विषाक्तता में हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अफीम या मॉर्फिन की विषाक्तता में पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और मॉर्फिन में बेलाडोना और नेलेक्सोन का उपयोग हम करते हैं। स्ट्राइचिन की विषाक्तता में, ठीक है, मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है, टैनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक, मरकरी की विषाक्तता में पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और ब्रिटिश एंटीलेविस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक, फास्फोरस की पॉइजनिंग में कॉपर सल्फेट और तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन की विषाक्तता में स्टार्च का उपयोग करते हैं। ठीक, अब एट्रोपिन की विषाक्तता हो जाती है। ठीक है, तो एट्रोपिन की विषाक्तता में हम किसका उपयोग करते हैं? थायोस्टिग्माइन का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, एट्रोपिन और आइवरमेक्टिन, एट्रोपिन और आइवरमेक्टिन दोनों के केस में हम थायोस्टिग्माइन का उपयोग हम करते हैं। ठीक, और पैरासीटामोल में एन एसिटिल सिस्टीन का उपयोग यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मोस्टली यहाँ पर एक लिस्ट है ये, जिसमें अलग अलग प्रकार की पॉइजनिंग है और उनके एंटीडोट लिखे हुए। ठीक है, तो किस प्रकार के
पॉइजनिंग में हम किस प्रकार के एंटीडोट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब और देखते हैं और कौन कौन से पॉइजनिंग है। देखिए, नेक्स्ट है डीडीटी, एल्ड्रिन पीली या फिर ऑर्गेनो क्लोराइड पदार्थ हैं। इनकी विषाक्तता होने पर, एल्ड्रिन की विषाक्तता होने पर, या जानवर ने डीडीटी वगैरह खा गया, यानी पेड़ पौधों में यदि हमने डीडीटी डाला है कुछ उसके लिए, और या एल्ड्रिन वगैरह का उपयोग किया है और उसको जानवर पी गया, खा गया, तो क्या करेंगे हम, एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनो क्लोराइड हो गया। दूसरा है ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड। ये तो ऑर्गेनोक्लोराइड में हम एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग कर रहे हैं, और ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड में हम किसका उपयोग करते हैं, जैसे मेलाथियोन या पैराथियोन हो गए। तो इनकी विषाक्तता में हम किसका उपयोग करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, और डीएएम, डाई एसिटिल मोनोक्सिम का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड में एट्रोपिन सल्फेट का, डीएएम, ठीक है, डाई एसिटिल मोनोक्सिम का उपयोग किया जाता है। वहीं ऑर्गेनो क्लोराइड कंपाउंड के उपचार में एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लोरीन के उपचार में या फ्लोरीन की टॉक्सिसिटी होने पर कैल्शियम लैक्टेट का उपयोग करते हैं। जाइलाजीन की विषाक्तता होने पर, यानी जाइलाजीन की ज्यादा ओवरडोज हो गई, ठीक है, तो जाइलाजीन में क्या, ओवरडोज होने पर उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव शरीर पर आते हैं, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, योहिम्बाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्नेक बाइट होने पर, यानी किसी सांप ने खा लिया है, तो जहां पर उसने बाइट की है उस जगह पर हम KMnO4, ठीक है, या पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं उनको वहां पर हम रखते हैं। ठीक है, उससे उस जगह को क्या किया जाता है, रब किया जाता है। ठीक है, इसमें स्नेक बाइट में पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 का उपयोग हम करते हैं, या फिर वहां पर हम क्या करेंगे, एंटी स्नैक वीनम का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मोलिब्डेनम में, मोलिब्डेनम पॉइजनिंग होने पर हम किसका उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। और डाइजीपाइम की विषाक्तता होने पर हम किसका उपयोग करते हैं, प्लूमा जेनिल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कई सारी विषाक्तताएं हैं। ठीक है, और उनके अलग अलग एंटीडोट्स का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में हम मुख्य रूप से सोडियम थायोसल्फेट और एक्टिवेटेड चारकोल का हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई विषाक्तता के बारे में, इसके स्रोत क्या हैं और इसके एंटीडोट क्या है। ठीक है, अब देखो, कुछ औषधियां हैं जिनके स्रोत क्या है। देखो, पेनिसिलिन की बात करें हम, तो पेनिसिलिन कौन कौन सी कवक हैं, ठीक है, फंगस हैं, उनसे प्राप्त ये औषधियां प्राप्त होती है। देखो, पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त होती है। ये कौन सी हो गई, पेनिसिलिन नोटेटम, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम से प्राप्त होती है। कवक जो है इससे प्राप्त होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम इसका स्रोत है। पेनिसिलिन का स्रोत क्या है, पेनिसिलिन नोटेटम या पेनिसिलिन क्राइसोजीनम। स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्रोत क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसीज, क्या हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस। ठीक है, जेंटामाइसिन किससे प्राप्त होती है, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया से प्राप्त होती है। माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया से प्राप्त होती है जेंटामाइसिन। और एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसीज एरिथ्रस से प्राप्त होती है।
इसी तरह से बात करें हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की, ये किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसीज राइमोसस से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो औषधियां हैं इन स्रोत से या इन कवक से फंगस से प्राप्त होती हैं, ये इनके स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, कुछ जो औषधियां पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन यानी कवक से प्राप्त या फंगस से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक्स ये होते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक, चलिए अब इसी में एक टॉपिक आता है ऑटोकॉइड्स। ठीक है, ऑटोकॉइड्स का सामान्य बात हम करें सिंपल भाषा में तो इसका मतलब क्या होता है? लोकल हार्मोन्स। ठीक है, और लोकल हार्मोन्स कहने कहते हैं ऐसे हार्मोन्स जो उसी जगह पर काम करते हैं। सामान्य रूप से हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हार्मोन्स की हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित स्राव हैं जो अंग विशेष पर कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको क्या बोल रहे हैं? ऑटोकॉइड्स को लोकल हार्मोन बोल रहे हैं। यानी अंतःस्रावी जिस जगह से स्रावित हो रहे हैं ये, और वहीं आसपास के क्षेत्र पर ये क्या कर रहे हैं? काम करते हैं। जो भी इफेक्ट दिखाना होता है इनको कहाँ दिखाते हैं? वहीं अपने आसपास के क्षेत्र में ये दिखाते हैं। आसपास के अंगों को, ऊतकों को, कोशिकाओं को क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। तो यह जिस कोशिका या ऊतक से उत्पन्न होते हैं उसके आसपास की कोशिकाओं पर ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगर हम ऑटोकॉइड्स के एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, आइकोसानोइड्स जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया। ठीक है, गर्भाशय की पेशियों पर कार्य करता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, जो कि किसके लिए कार्य कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग में कार्य करता है। एंजियोटेंसिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑटोकॉइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, आइकोजानोइड्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन, ये सब लोकल हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं जिनको हम ऑटोकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में एक शब्द आता है बारबीचुरेट्स। बारबीचुरेट्स क्या है? बारबीचुरेट्स का हमें याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? यूरिया से और मेलोनिक एसिड को संघनित करने से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? यूरिया से और मेलोनिक एसिड के संघनन से ये बने होते हैं, उनको संघनित करने से ये बनते हैं। और ये जो बारबीचुरेट्स हैं मुख्य रूप से हम इनको एनेस्थीसिया में या संवेदनहीनता करने में हम इनको काम में लिया जाता है। एनाल्जेसिक के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। अब इनकी हम प्रकार की बात करें तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वो भी किसके आधार पर? इनका जो असर है शरीर के ऊपर वो कितने समय का है उसके आधार पर। ठीक है, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। यानी इसकी जो असर है उसके आधार पर। एक होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसे बारबीचुरेट्स जो शरीर पर 30 मिनट से भी कम समय के लिए अपना असर करते हैं। यानी उसको
कितनी देर तक असर करते हैं शरीर के ऊपर? 30 मिनट से भी कम समय तक ये शरीर पर प्रभावी रहते हैं या असर करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं। शॉर्ट एक्टिंग दूसरे, जो शरीर के ऊपर 1 से 3 घंटे तक असरदार रहते हैं या शरीर पर असर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट एक्टिंग, यानी कम समय के लिए। ये तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो गया, यानी बहुत कम समय के लिए। ये कम समय के लिए, यानी 1 से 3 घंटे के लिए शरीर पर असरदार होते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट यानी बीच वाले। बीच वाले किस किस के बीच वाले? शॉर्ट एक्टिंग के बीच के और लॉन्ग एक्टिंग के बीच के। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग 1 से 3 घंटे तक काम करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग 6 घंटे से अधिक तक काम करते हैं। ठीक है, तो ये कितना काम करेंगे? शॉर्ट एक्टिंग से तो ज्यादा रहेगा और लॉन्ग एक्टिंग से कम रहेंगे, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबिचुरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग 30 मिनट से भी कम समय तक असरदार रहते हैं, शरीर के ऊपर अपना असर दिखाते हैं। दूसरे हो गए शॉर्ट एक्टिंग, जो कितनी देर तक असर करते हैं? यानी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग से तो ज्यादा रहेगा, यानी 1 घंटा रहेगा कम से कम, 30 मिनट से ज्यादा। ठीक है, और 3 घंटे तक ये मैक्सिमम असरदार रहते हैं। लॉन्ग एक्टिंग 6 घंटे से अधिक समय तक असर करेंगे, शरीर के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएंगे। और इंटरमीडिएट शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के दोनों के बीच के इनकी परास होती है, यानी 3 घंटे से अधिक और 6 घंटे से कम के बीच के समय तक ये शरीर के ऊपर अपना असर करते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से बारबिचुरेट्स होते हैं। तो थायोपेंटेन, थाइमिलल, हेक्साबार्बिटॉल, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के एग्जाम्पल होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में पेंटाबार्बिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट में ब्यूटोबार्बिटॉन, मेफोबार्बिटॉन। ठीक, और लॉन्ग एक्टिंग में आ जाता है फिनोबार्बिटॉन। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होते हैं? बारबिचुरेट होते हैं। और इनको इनके असर के हिसाब से, इनकी टाइम, जितने परास के हिसाब से, जितने समय तक ये असरदार होते हैं, उसके हिसाब से इनको किसमें उपयोग में हम लेते हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इसको हम जनरल एनेस्थेसिया में काम में ले लेते हैं, यानी संपूर्ण शरीर को निश्चेतना में काम में ले लेते हैं। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग, इसको सेडेटिव के रूप में, हिप्नोटिक के रूप में, ठीक है, यानी उनकी उत्तेजना को शांत करने के लिए और कृत्रिम रूप से निद्रा पैदा करने के लिए काम में ले लिया जाता है। ठीक है, और छोटे जानवरों को एनेस्थेसिया देने के लिए इंटरमीडिएट एक्टिंग का हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या रहते हैं? बारबिचुरेट। मेन चीज ये है कि जो बारबिचुरेट्स हैं, ये क्या है? ये यूरिया और मैलोक एसिड के संघनन से बने होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं: अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके बारबिचुरेट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।